हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स हम बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और इसमें कौन कौन से अकाउंट होते हैं, चालू खाता क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चैप्टर 3 में है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसमें, चैप्टर 3। वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी देश का भुगतान संतुलन अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन और संक्षेपित BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्वरूप में भी जाना जाता है। किसी विशेष अवधि जैसे 1/4 या 1 वर्ष, किसी विशेष अवधि जैसे कि 1 वर्ष के अंतर्गत जो लेन देन किया जाता है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। में देश में बहने यानी फ्लो वाले सभी धन और बाही वरहा के बीच का अंतर है। दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए पैसा ये वित्तीय लेन देन व्यक्तियों, फर्मों और सरकारी निकायों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से उत्पन्न होने वाली प्राप्तियों और भुगतानों की तुलना करने के लिए किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का यूज़ काहे के लिए किया जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का यूज़ काहे के लिए किया जाता है? 1 वर्ष के अंतर्गत जितना लेन देन किया जा रहा है वो लेन देन किससे हो सकता है? फार्मों से हो सकता है, व्यक्तियों से हो सकता है, और सरकारी निकाय जो होते हैं उनके द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं को जो लेन देन या व्यापार किया जाता है, जो उससे उत्पन्न होने वाली जो प्राप्ति होती है, भुगतान होते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। यानी कि 1 वर्ष के अंतर्गत जितने भी लेन देन किया जा रहा है, वस्तुओं से रिलेटेड, सेवाओं से रिलेटेड फ्लो किया जा रहा है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। भुगतान संतुलन में 2 घटक होते हैं। भुगतान संतुलन के 2 घटक होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। कौन कौन से होते हैं 2 घटक? एक होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। चालू खाता देश की शुद्ध आय को दर्शाता है। चालू खाता काय को दर्शाता है? देश की शुद्ध आय को दर्शाता है चालू खाता। ठीक है, किसको दर्शाता है चालू खाता? देश की शुद्ध आय को दर्शाता है। जबकि पूंजी खाता राष्ट्रीय संपत्ति के स्वामित्व में शुद्ध परिवर्तन को दर्शाता है। और जबकि पूंजी खाता क्या दर्शाता है कि राष्ट्रीय संपत्ति में स्वामित्व में जो शुद्ध परिवर्तन है, शुद्ध चेंजेस है, उनको दर्शाता है हमारा पूंजीगत खाता। चालू खाता दर्शाता है जो देश के भीतर जो शुद्ध आय को दर्शाता है चालू खाता, और पूंजीगत खाता दर्शाता है राष्ट्रीय संपत्ति के स्वामित्व को। ठीक है, चालू खाता होता क्या है? चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट किसी देश की आय की शुद्ध राशि को दर्शाता है। किसी देश की जो शुद्ध राशि होती है उसको दर्शाता है। यानी कि जो एक देश के अंतर्गत जो व्यापार किया जा रहा है दूसरे देश के साथ, उसमें जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो, तो उनको दर्शाता है हमारा चालू खाता। ठीक है, यह वह अधिशेष में है या वह घाटे में है, या तो वह अधिशेष में यानी प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसको दर्शाता है। यह व्यापार संतुलन, निर्यात पर शुद्ध आय, घाटा, आयात के लिए भुगतान, कर्क आय, विदेशी निवेश पर कमाई, घाटा, विदेशी निवेशकों को किए गए भुगतान, यानी विदेशी निवेशकों को से की गई कमाई और उनके द्वारा किए गए जो भुगतान है उनको दर्शाता है करंट अकाउंट। यानी कि जो चालू खाता होता है वो एक देश से दूसरे देश को जो कमाई की जा रही है या उसके जो निवेशक हैं उनको जो भुगतान किया जा रहा है उसको दिखाता है चालू खाता, यानी कि करंट अकाउंट। और एक तरफ हस्तांतरण का योग है, और एक तरफ क्या कह सकते हैं हम, ये कि एक हस्तांतरण का योग है। इन मदों में स्वदेश और शेष विश्व के बीच वस्तुओं, सेवाओं या वित्तीय संपत्तियों का हस्तांतरण शामिल है। और इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? स्वदेश और शेष विश्व के बीच संतुलन, वस्तुओं और सेवाओं या वित्तीय संपत्ति का हस्तांतरण शामिल है। निजी हस्तांतरण भुगतान व्यक्तियों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विदेशियों को दिए गए उपहारों को संदर्भित करता है। और ये क्या को संदर्भित करता है कि निजी हस्तांतरण भुगतान व्यक्तियों और गैर सरकारी जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो विदेशों को दिए गए उपहार हैं उनको संदर्भित करता है। सरकारी हस्तांतरण एक सरकार द्वारा विदेशी निवासियों या विदेशी सरकारों को दिए गए उपहार या अनुदान को संदर्भित करता है। और एक हस्तांतरण क्या करता है? सरकारी हस्तांतरण यानी निजी हस्तांतरण क्या करता है? निजी हस्तांतरण भुगतान जो है वो व्यक्तियों और गैर सरकारी जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो विदेशों
विदेशियों को दिए गए जो उपहार संदर्भित होते हैं उसको किन में इंक्लूड किया जाता है? निजी हस्तांतरण में। और सरकारी हस्तांतरण में किनको इंक्लूड किया जाता है? एक सरकार द्वारा विदेशी निवासियों या विदेशी सरकारों को दिए गए उपहार या अनुदान को संदर्भित करता है सरकारी हस्तांतरण। जब निवेश आय और एक तरफ हस्तांतरण को वस्तुओं और सेवाओं पर शेष राशि के साथ जोड़ दिया जाता है तो हमें चालू खाते की शेष राशि पर पहुंच जाते हैं। तो हम एक चालू खाते की शेष राशि यानी करंट अकाउंट की जो शेष राशि होती है उस पर पहुंच जाते हैं। जब निवेश आय और एक तरफ हस्तांतरण को वस्तुओं और जो सेवाओं की शेष राशि है उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है तो हम करंट अकाउंट की शेष राशि पर पहुंच जाते हैं। इसे चालू खाता कहा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है? चालू खाता कहा जाता है, क्योंकि यह यहाँ और अभी में लेन देन को कवर करता है, क्योंकि ये जो है वो लेन देन को कवर करता है। वे जो भविष्य के दावों को जन्म नहीं देते। ये अभी के जो लेन देन होते हैं यानी करंट जो लेन देन होते हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है करंट अकाउंट में, क्योंकि ये जो है जो इंक्लूड किया गया है इनको, ये भविष्य के दावों पर जन्म नहीं देते, भविष्य के दावों को जन्म नहीं देते हैं, क्योंकि ये करंट अकाउंट होता है और इसमें हैंड टू हैंड जो ट्रांजेक्शन की जा रही होती है उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पूंजीगत खाता। पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट विदेशी संपत्ति के स्वामित्व में शुद्ध परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है। ये क्या करता है? विदेशी संपत्ति के जो स्वामित्व होते हैं उनके शुद्ध जो परिवर्तन जो चेंजेस होते हैं उनको इंक्लूड करता है। इसमें देश और शेष विश्व के बीच ऋण और निवेश के साथ साथ आरक्षित खाता, एक देश के केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा बाजार संचालन शामिल है। इसमें क्या इंक्लूड होता है पूंजीगत खाते में यानी कि कैपिटल अकाउंट में? पूंजी खाते में विदेशी संपत्ति के स्वामित्व में शुद्ध परिवर्तन को रिकॉर्ड करता है ये, और इसमें देश और शेष विश्व जो है उससे जो लोन या निवेश जो किया जाता है उसके साथ साथ जो आरक्षित खाता होता है यानी कि एक देश के केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा बाजार संचालन उसको इंक्लूड किया जाता है पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन भविष्य के ब्याज भुगतान और लाभांश नहीं जो ऋण और निवेश उपज वे कमाई है और चालू खाते में दर्ज किया जाएगा। यदि कोई देश अन्य देशों को नकदी के लिए बेची गई संपत्ति की तुलना में नकदी के लिए अधिक विदेशी संपत्ति खरीदता है तो पूंजी खाते को नकारात्मक या घाटे कहा जाता है। यानी कि अगर कोई देश जो है वो नकदी यानी कि कैश लेता है और उसके लिए अधिक विदेशी संपत्ति खरीदता है, उस कैश से वो अधिक विदेशी संपत्ति खरीदता है तो उसको क्या कहा जाता है? पूंजी खाते को नकारात्मक यानी कि निगेटिव या घाटे में कहा जाता है कैपिटल अकाउंट को। शब्द पूंजीगत खाता का उपयोग संग्रह अर्थों में भी किया जाता है जिसमें केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार संचालन शामिल नहीं होता। इसमें और शब्दों में भी कहा जाता है जैसे कि जिसमें जो है केंद्रीय बैंक जो है वो विदेशी मुद्रा बाजार संचालन में शामिल नहीं होता है विदेशी बैंक। कभी कभी आरक्षित खाते को लाइन के नीचे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कभी कभी क्या किया जाता है? आरक्षित जो खाता होता है उसको लाइन के नीचे के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है और इसलिए पूंजी खाते में हिस्से के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जाता है और इसीलिए इसको पूंजीगत खाते के हिस्से के रूप में इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता है। पूंजी खाते के लिए व्यापक अर्थ के साथ व्यक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट पहचान में कहा गया है कि किसी भी चालू खाते अधिशेष को समान आकार के पूंजी खाते के घाटे से संतुलित किया जाएगा। ये वैकल्पिक रूप से एक चालू खाता घाटा संबंधी पूंजी खाता अधिशेष द्वारा संतुलित किया जाएगा। ये किसे संतुलित किया जाएगा? यानी कि ये एक वैकल्पिक रूप से एक चालू खाते करंट अकाउंट जो है उसका जो घाटा होता है उससे संबंधित पूंजीगत घाटे के जो अधिशेष द्वारा इसको संतुलित किया जाएगा। बैलेंसिंग आइटम जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है केवल एक राशि है। क्या है? जो बैलेंसिंग अमाउंट है, आइटम है जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, केवल एक राशि है जो किसी भी सांख्यिकी त्रुटि के लिए होती है। किसी भी सांख्यिकी की त्रुटि हो रही है उसके लिए होती है और यह सुनिश्चित करती है कि चालू और पूंजी खाते शून्य हो जाए और ये सुनिश्चित करती है कि चालू और जो करंट अकाउंट और जो कैपिटल अकाउंट है वो शून्य हो जाए। ठीक है। डबल एंट्री अकाउंटिंग के सिद्धांतों के अनुसार चालू खाते में एक प्रविशिष्ट पूंजी खाते में एक
प्रविष्टि को जन्म देती है और कुल मिलाकर दो खाते स्वचालित रूप से शेष हो जाते हैं। और कुल मिलाकर क्या होता है, जो दो खाते होते हैं दोनों कैपिटल अकाउंट और पूंजी अकाउंट दोनों क्या हो जाते हैं, स्वचालित रूप से शेष हो जाते हैं। चालू और पूंजीगत खातों के लिए रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में एक शेष हमेशा परिलक्षित नहीं होता है। उदाहरण के लिए दोनों खातों के लिए अधिशेष की रिपोर्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए दोनों खातों के लिए अधिशेष की रिपोर्ट की जा सकती है, लेकिन जब ऐसा होता है तो इसका मतलब हमेशा कुछ छूट गया। और सबसे आम तौर पर देश के संचालन केंद्रीय बैंक और जो छूट गया है उसे सांख्यिकी विसंगत शब्द संतुलन मद में दर्ज किया गया है। इधर फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन से अकाउंट होते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्थी स्टे सेफ।